किसान, जमींदार और राज्य, इसके अंतर्गत आज हमारा 5वां भाग है इसका, जमींदार। यानी मुगल भारत में कृषि संबंधों की हमारी दास्तान तब तक अधूरी रहेगी, यानी कि मुगल भारत में कृषि और राज्य के जो संबंध थे उनकी जो दास्तान या कहानी है वो तब तक अधूरी रहेगी जब तक गांव में रहने वाले एक ऐसे तबके की बात ना कर लें जिनकी कमाई तो खेती से आती थी, लेकिन जो कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे। यानी इनकी कमाई कहाँ से आती थी? हमें अगर मुगल साम्राज्य की कृषि और राज्य की संबंधों की बात करेंगे तो ये बात तब तक पूरी नहीं हो पाएगी जब तक हम एक ऐसे तबके की बात ना कर लें जिनकी कमाई तो कृषि से आती थी, किंतु कृषि उत्पादन में इनका सीधे योगदान नहीं होता था। मतलब ये खुद सीधे कृषि उत्पादन नहीं करते थे और इनकी कमाई कृषि से आती थी। इसका कारण क्या था? ये लोग, इनको ही जमींदार कहा जाता था जो अपनी ज़मीन के मालिक होते थे। ये जमींदार थे, अपनी ज़मीन के मालिक होते थे और जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी। क्योंकि ज़मीन के मालिक होते थे, समाज में इनकी ऊंची हैसियत थी, तो इन्हें कुछ खास सुविधाएं और कुछ खास आर्थिक सुविधाएं इनको प्राप्त हुई थी। जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण जाति था। इनकी जो हैसियत बड़ी होने का एक कारण क्या था? जाति। या तो ये ऊंची जाति के हुआ करते थे या फिर ऐसी जाति से आते थे जिसके सदस्यों की संख्या वहां ज़्यादा होती थी। दूसरा कारण यह था कि वे लोग राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं देते थे। वे लोग राज्य को क्या देते थे? कुछ खास किस्म की सेवाएं दिया करते थे। मतलब जमींदार राज्य को नजराना देते थे, नजराना या उपहार उनको देते थे। कभी आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सैनिक सहायता भी दे देते थे, क्योंकि इनके पास घोड़े या सैनिक भी हुआ करते थे। जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन। अगर जमींदारों की समृद्धि या उनकी ताकत की अगर वजह मानी जाए तो वो क्या थी? इनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन। बड़े बड़े जमीन के खंडों पर इनका अधिकार होता था। इन्हें मिल्कियत कहते थे। यानी इनकी जो संपत्ति होती थी, इनको जो ज़मीन पर जो मालिकाना हक था वो सब क्या कहलाता था? मिल्कियत कहलाते थे। इनकी संपत्ति थी, यानी संपत्ति। मिल्कियत ज़मीन पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। जहाँ मिल्कियत होती थी, यानी कि जमींदारों की निजी संपत्ति होती थी, उसमें जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। चूँकि ज़मीन पर उन्हीं का अधिकार है तो वहाँ पर क्या होता था? खेती होती थी और वो खेती इन्हीं के निजी इस्तेमाल के लिए की जाती थी। अक्सर इन ज़मीनों पर दिहाड़ी से मजदूर या पराधीन मजदूर काम करते थे। और जो ज़मींदारों की ज़मीन होती थी, जो इनकी मिल्कियत थी, इस पर काम करने वाले मजदूर कैसे होते थे? दिहाड़ी। दिहाड़ी का मतलब दैनिक मजदूरी। सुबह से शाम तक मजदूरी करो और शाम को अपने पैसे ले जाओ, इसको दिहाड़ी कहा जाता है। प्रतिदिन की जो मजदूरी होती है उसको दिहाड़ी कहते। तो इनकी ज़मीनों पर या तो दिहाड़ी से काम करने वाले मजदूर काम करते थे या फिर पराधीन। पराधीन का मतलब होता है बेगार करने वाले होते थे, जो या तो उनके दास होते थे या फिर उनके ऋण बंदी हुआ करते थे। ऋण बंदी का मतलब जमींदार लोग किन्हीं को ऋण देते थे और अगर वो ऋण नहीं चुका पाते थे तो वो उनके यहाँ काम करते थे और इसीलिए उनको पराधीन मजदूर भी कहा जाता था। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन ज़मीनों को बेच सकते थे। यानी जो इनकी मिल्कियत थी जमींदारों की, जिस क्षेत्र पर इनका मालिकाना हक था, वो अपनी मर्जी से उसको बेच सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे। अगर वो चाहें तो उस ज़मीन को किसी और के नाम भी कर सकते थे या उन्हें गिरवी रख सकते थे। यानी उनकी मिल्कियत थी, उनकी संपत्ति थी, जो भी मिल्कियत में किया जाता वो कर सकते थे, बेच सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे या फिर गिरवी रख सकते थे। जमींदारों की ताकत इस बात से भी आती थी कि वे अक्सर राज्य की ओर से कर वसूल कर सकते थे। राज्य की ओर से क्या करते थे? वो कर वसूल कर सकते थे। यानी राज्य नहीं करता था कर वसूल, उस क्षेत्र में जो भी टैक्स होते थे वो जमींदार ही इनको इकट्ठा करते थे। इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। यानी जब वो कर वसूल करते थे राज्य की ओर से
तो राज्य उनको वित्तीय यानी धन संबंधी मुआवजा देता था, कुछ धन उनको भी देता था। वो किसके एवज में दिया जाता था? कर वसूल करने के एवज में उनको मिलता था। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था, यानी जमींदारों की ताकत का एक और जरिया था सैनिक संसाधन। ज़्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी थे। जमींदारों के पास क्या थे? अपने किले भी थे और अपनी सैनिक टुकड़ियां भी, जिसमें घुड़सवारों अपने किले थे, कुछ सैनिक टुकड़ियां भी थीं जिसमें घुड़सवारों, तोपखाने और पैदल सिपाहियों के जत्थे हुआ करते थे। मतलब जमींदारों के पास किले भी थे, सैनिक भी थे, घुड़सवार भी थे और तोपखाने और पैदल सिपाही भी होते थे। इसके द्वारा वो अपने राजा या सम्राट की खिदमत करते थे। इस तरह अगर हम मुगल कालीन गाँवों में सामाजिक संबंधों की कल्पना एक पिरामिड के रूप में करें, अगर हम मुगल काल में सामाजिक संबंध कैसे थे इसकी कल्पना एक पिरामिड के रूप में करें, तो पिरामिड इस प्रकार का होता है। तो इसका सबसे सकरा सिरा, शकरा सिरा कौन सा होगा? ये। तो जमींदार लोग यहां होते थे, इसी सिरे पर जमींदार, मतलब सर्वोच्च स्थान पर जमींदार ही विराजमान थे। तो मुगल कालीन गांवों में सामाजिक संबंधों की कल्पना एक पिरामिड के रूप में करें तो जमींदार इसके सकरे शीर्ष का हिस्सा थे। सकरे शीर्ष का हिस्सा मतलब हुआ कि वो सबसे ऊंचे स्थान पर थे सामाजिक संबंधों में, सामाजिक अधिक्रम में। अबुल फजल इस ओर इशारा करता है कि ऊंची जाति के ब्राह्मण राजपूत गठबंधन ने ग्रामीण समाज पर पहले ही अपना ठोस नियंत्रण बना रखा था। जो अबुल फजल ने आइन लिखी है तो वो आइन में कहता है कि ऊंची समाज के लोग जो थे, ब्राह्मण और जो राजपूत जो हुआ करते थे, इनका गठबंधन था और इन्होंने क्या किया था? इस गठबंधन ने ग्रामीण समाज पर पहले ही अपना ठोस नियंत्रण बना रखा था। गांव की समाज पर इन लोगों का पहले से ही ठोस नियंत्रण था। इसमें तथाकथित मध्यम जातियों की भी खासी नुमाइंदगी थी। यानी अगर देखा जाए तो केवल ब्राह्मण और राजपूत ही नहीं बल्कि मध्यम जातियों की भी इसमें खास नुमाइंदगी थी। मध्यम प्रकार की जातियां भी इसमें सम्मिलित थीं। जैसा कि हमने पहले देखा है कि इसी तरह कई मुसलमान जमींदारों की भी, यानी कुछ मुसलमान भी जमींदार हुआ करते थे उस समय। समसामयिक दस्तावेजों से ऐसा लगता है कि जंग में जीत जमींदारों की उत्पत्ति का संभावित स्रोत रहा होगा। यानी उस समय के यदि हम दस्तावेजों को खंगालें, दस्तावेज को देखें, समसामयिक का मतलब उस समय के जो दस्तावेज थे, ऐतिहासिक जो स्रोत या दस्तावेज थे, उनको देखने से ऐसा पता चलता है, ऐसा महसूस होता है कि जंग में जीत जमींदारों की उत्पत्ति का संभावित स्रोत था। यानी जब भी जंग में जीत होती थी, मुगल सम्राट का भी जंग किसी से होती थी, युद्ध होता था, उसमें जब जीत हो जाती थी तो कुछ सैनिकों को वो कहीं की जमींदारी दे देते थे और वो सैनिक वहाँ जा कर के वहाँ के जो छोटे या कमज़ोर लोग होते हैं उनको बेदखल कर देते थे। अक्सर जमींदारी फैलाने का एक तरीका था ताकतवर सैनिक सरदारों द्वारा कमज़ोर लोगों को बेदखल करना। जो ताकतवर सैनिक और सरदार हुआ करते थे, ये कमज़ोर लोगों को बेदखल करके स्वयं जमींदार बन जाते थे। चूँकि जंग में जीत होती थी और मुगल सम्राट या राज्य की ओर से इनको जमींदारी सौंप दी जाती थी, तो वे छोटे मोटे लोगों को या कमज़ोर लोगों को बेदखल कर देते थे। मगर इसकी संभावना कम ही है, ऐसा लिखा जरूर है लेकिन इसकी संभावना कम ही है कि किसी जमींदार को इतने आक्रामक रुख की इजाज़त राज्य देता हो। ऐसा भी नहीं है कि जमींदार जाकर के किसी को बेदखल कर दे। ऐसा इतना आक्रामक रुख अपनाने का अधिकार कोई भी राज्य अपने जमींदार को नहीं देता होगा। जब तक कि एक राज्य सनद के जरिए, यानी राज्य आदेश, जब तक राज्य का आदेश ना हो तब तक जमींदार ऐसा नहीं कर सकता है, किसी को बेदखल नहीं कर सकता कि जरिए इसकी पुष्टि पहले ही नहीं कर दी गई हो। इससे भी महत्वपूर्ण थी जमींदारों को पुख्ता करने की धीमी प्रक्रिया। इससे भी महत्वपूर्ण क्या थी? जमींदारों को पुख्ता करने की धीमी प्रक्रिया। स्रोतों में इसके दस्तावेज भी शामिल हैं। स्रोतों में क्या है? इसके दस्तावेज भी शामिल है। ये कई तरह से किया जा सकता था। मतलब जो जमींदार थे इसमें भी महत्वपूर्ण थी जमींदारों की पुख्ता करने की धीमी प्रक्रिया।
धीमे धीमे मजबूत होते थे जमींदार, एकदम मजबूत नहीं हो जाते थे। स्रोतों में इसके दस्तावेज भी शामिल है। कुछ दस्तावेजों से ये पता चला है कि जमींदारों को पुख्ता करने की जो प्रक्रिया थी, मजबूत बनाने की जो प्रक्रिया थी, वो धीमे धीमे सने सने चलती रही। ये कई तरीके से किया जा सकता था। नई ज़मीनों को बसाकर क्या करते थे, ये नई ज़मीनों को बसा लेते थे जो ज़मींदार होते थे। नई ज़मीन बसाने का मतलब होता है कुछ जंगल या कुछ उबड़ खाबड़ ज़मीन को समतल बना लिया जाता था, जंगलों को काट करके नई ज़मीन बसाते थे और उसमें खेती हर लोगों से खेती करने के लिए उनको वहाँ आदेश देते थे। जमीनों को बसाकर, यानी नई ज़मीनों को बसाकर अधिकारियों के हस्तांतरण के जरिए राज्य के आदेश से या फिर खरीद कर, यही वे प्रक्रियाएं थी जिनके जरिए अपेक्षाकृत निचली जातियों के लोग भी जमींदारों के दर्जे में दाखिल हो सकते थे। इस प्रक्रिया में निचले दर्जे के लोग भी जमींदार बन जाते थे, क्योंकि ज़मीनों को बसाते थे, जंगलों को काट लेते थे, जंगलों की जगह फिर राज्य का आदेश हो जाता था किसी प्रकार से, या उनका हस्तक्षेप होता था, और इसी कारण से छोटी जाति के लोग भी जमींदार बन जाया करते थे। क्योंकि इस काल में जमींदारी धड़ल्ले से खरीदी और बेची जाती थी। मुगल काल में जमींदारी धड़ल्ले से बेची और खरीदी जाती थी। इसका मतलब ये है कि उस समय जो जमींदारी होती थी, कोई नजराना, कोई उपहार यदि राज्य को दे दिया जाए तो राज्य उनको जमींदारियां दे देते थे। इसलिए निचली जाति के भी लोग जमींदार बन जाया करते थे। कई कारणों ने मिलकर परिवार या वंश पर आधारित जमींदारियों को पुख्ता होने का मौका दिया। कई ऐसे कारण थे जिन कारणों से जमींदारियां परिवार या वंश के आधार पर भी पुख्ता होने लगी थीं। जैसे परिवार बड़ा है, वंश बड़ा है, तो इसके आधार पर भी जमींदारियां पुख्ता होने लगी। मसलन राजपूतों और जाटों ने ऐसी रणनीति अपनाकर उत्तर भारत में जमीन की बड़ी बड़ी पट्टियों पर अपना नियंत्रण पुख्ता किया। जैसे जिसका बड़ा परिवार है तो उसने क्या किया, वहाँ पर राजपूत थे या जाट थे, तो इन लोगों ने ऐसी रणनीतियाँ अपनाई जिससे इन्होंने एक ज़मीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसी तरह मध्य और दक्षिण पश्चिम बंगाल में किसान पशुचारियों, यानी मध्य इस पश्चिम और दक्षिण बंगाल की बात करें तो यहाँ किसान पशुचारी, किसान जो होते थे जो पशुओं को चराते थे, इन्हें सदगोप कहा जाता था, ने ताकतवर जमींदारियां खड़ी की। यानी जो किसान थे पशुचारण कराते थे, उन किसानों ने भी मजबूत जमींदारियां खड़ी कर ली थी। और यह स्थान था बंगाल का क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम बंगाल। जमींदारों ने खेती लायक ज़मीनों को बसाने में अगुवाई की। उन्होंने खेती लायक जो ज़मीन थी उनको बसाने में अगुवाई की। किसानों से कहा कि आप यहाँ पर बस जाइए, उनको तैयार किया। खेतीहरों को खेती के साजो सामान व उधार देकर उन्हें वहाँ बसने में भी मदद की। जो खेती करने योग्य खेतीहर लोग होते थे उनको साजो सामान जैसे जुताई के लिए बैल, हल और कृषि उपकरण इत्यादि, या फिर धनराशि जो भी आवश्यकता पड़ी वो उन्होंने दी और उनको वहाँ बसाया खेती करने के लिए। तो इस प्रकार से खेती बढ़ने लगी थी। खेती के साजो सामान व उधार देकर उन्हें वहाँ बसने में भी मदद की। जमींदारी की खरीद फरोख्त से गाँव के मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेज़ी आई। खरीद फरोख्त से गाँव के मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेज़ी आई। इसके अलावा जमींदार अपनी मिल्कियत की ज़मीनों की फसल भी बेचते थे। ऐसे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि जमींदार अक्सर बाजार स्थापित करते थे जहाँ किसान भी अपनी फसलें बेचने आते थे। जमींदार बाजार भी बनाते थे, स्थापित कर लेते थे जहाँ किसान अपनी फसलों को बेचने आते थे। तो इससे उस समय हमारे समाज की एक बाजारू व्यवस्था की भी का भी पता चलता है कि उस समय बाजारू व्यवस्था थी। जमींदार एक हाट या बाजार स्थापित करते थे जहाँ किसान अपनी फसलें बेचने आते थे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि जमींदार शोषण करने वाला तबका था। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि जमींदार लोगों का शोषण करने वाला तबका था। किसानों का शोषण करता था, खेतीहरों का शोषण करता था और मजदूरों का भी वो शोषण करता था। चूँकि अभी हम अब पिछले उसमें अभी इसी के ऊपर हम बता के आए हैं इस बात को कि मजदूर जो होते थे या तो वो दिहाड़ी से काम करते थे या फिर वो कर्ज के द्वारा उनके पास दबे थे या बंधक की तरह उनके यहाँ काम करते थे। तो हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि जमींदार शोषण करने वाला तबका था, लेकिन किसानों से उनके रिश्तों में पारस्परिकता, पैतृकवाद और संरक्षण का पुट था।
दो पहलू इस बात की पुष्टि करते हैं। एक तो ये कि भक्ति संतों ने जहां बड़ी बेबाकी से जातिगत और दूसरी किस्मों के अत्याचारों की निंदा की, जो भक्ति संत थे उन्होंने जातिगत अत्याचारों की निंदा की है। हमने भक्ति सूफी संतों का भी पढ़ा है अपने इतिहास में, तो उन्होंने जो जातिगत अत्याचार होते थे, जाति के नाम पर अत्याचार होते थे, इसकी निंदा की है उन्होंने। ये हम अध्याय 6 में पहले पढ़ के आए हैं। वहीं उन्होंने जमींदारों को किसानों के शोषण या उन पर अत्याचार करने वाले के रूप में नहीं दिखाया है। यानी कि भक्ति संतों ने जमींदारों को किसानों पर अत्याचार करने वाला या शोषण करने वाला नहीं दिखाया है। आमतौर पर राज्य का राजस्व अधिकारी ही उनसे के गुस्से का निशाना बना। यानी जो भी राजस्व का अधिकारी होता था, जो टैक्स या लगान वसूल करता था, वही इन संतों के गुस्से का शिकार बना। दूसरे 17वीं सदी में भारी संख्या में कृषि विद्रोह हुए और उनमें राज्य के खिलाफ जमींदारों को अक्सर किसानों का समर्थन मिला। भू राजस्व प्रणाली, भू राजस्व प्रणाली, राजस्व का अर्थ होता है, राजस्व का अर्थ होता है राज्य का स्वयं का, राज्य का स्वयं का। अंग्रेजी में इसको रेवेन्यू बोलते हैं और वैसे इसका मतलब सीधा सीधा होता है जो राज्य की आय होती है वो राजस्व होती है। राज्य की जो आय होती है वो राजस्व होती है और उस आय को प्राप्त करने के विभिन्न तरीके होते हैं। जिन क्षेत्रों से वो आय प्राप्त होती है उसका वही उसी के साथ नाम जोड़ दिया जाता है। जैसे कि भूमि से उनको लगान मिलता है, भूमि से टैक्स मिलता है राज्य को, इसलिए इसका नाम हो जाएगा भू राजस्व। भूमि से जो आमदनी प्राप्त होती है, राज्य को जो आय प्राप्त होती है, वो भू राजस्व कहलाता है। जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। यानी मुगल साम्राज्य की आर्थिक मजबूती, आर्थिक नींव जमीन से प्राप्त होने वाला राजस्व थी। इस कारण से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेजी से फैलते साम्राज्य के तमाम इलाकों में राजस्व आकलन व वसूली के लिए यह जरूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। यानी मुगल साम्राज्य की पूरी तरह से आधारशिला अगर देखी जाए तो क्या थी, बुनियाद क्या थी उसकी, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आमदनी। अब वही उसका आधार थी, राज्य को आधार प्रदान करने वाली वही थी, आर्थिक बुनियाद थी भू राजस्व प्रणाली। तो इस कारण से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए, क्योंकि वहीं से तो हमारी बुनियाद बननी है आर्थिक मुगल साम्राज्य की, तो उन्होंने कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेजी से फैलते साम्राज्य के तमाम इलाकों में राजस्व आकलन, साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ रहा था, तेजी से बढ़ रहा था मुगल साम्राज्य, तो वहाँ पर राजस्व का आकलन कैसे हो, कितना राजस्व हमको प्राप्त हो, ये आकलन कैसे हो, वसूली के लिए यह जरूरी था। और उस राजस्व की वसूली कैसे की जाए, इसके लिए यह जरूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। राज्य क्या करे, एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। दीवान, जिसके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था के देखरेख की जिम्मेदारी थी। यानी एक दीवान हुआ करता था मुगल साम्राज्य में, उसका काम क्या था, जिसके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी। मतलब एक दीवान का पद था, ये पूरे राजस्व की देखरेख करने की इसकी जिम्मेदारी होती थी। इसका एक कार्यालय होता था और उस कार्यालय का प्रमुख दीवान कहलाता था और ये वित्तीय मामले देखता था, पूरे वित्त का मतलब फाइनेंस या धन संबंधी मामले होते हैं। तो सारी वित्तीय व्यवस्था देखरेख की इसी के ऊपर जिम्मेदारी थी। इस तंत्र में शामिल था, वही इस तंत्र में शामिल था, मतलब भू राजस्व के तंत्र में ये शामिल था। इस तरह हिसाब रखने वाले और राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हुए। हिसाब रखने वाले और राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हुए और कृषि संबंधों को शक्ल देने में एक निर्णायक ताकत के रूप में उभरे। यानी कृषि संबंधों को शक्ल देने के रूप में एक निर्णायक ताकत के रूप में उभर कर सामने आए। यानी कि जो राजस्व अधिकारी हिसाब किताब रखते थे,
आय व्यय का हिसाब रखते थे, राजस्व का हिसाब रखते थे। चूंकि इनको दीवान भी हम कह सकते हैं क्योंकि इन्हीं के ऊपर पूरी वित्तीय व्यवस्था की जिम्मेवारी होती थी। तो ये सब लोग एक कृषि संबंधों को शक्ल देने में एक निर्णायक ताकत के रूप में उभर कर सामने आए, क्योंकि यही कृषि संबंधों में को एक नया रूप देने वाले थे। चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद कृषि से प्राप्त होने वाला राजस्व या लगान थी। लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास किस्म की सूचना इकट्ठा करने की कोशिश की। लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले, जैसे लोगों पर टैक्स का बोझ पड़ने वाला है, कितना कर आपको देना है, तो इसको निर्धारित करने से पहले मुगल राज ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास किस्म की सूचना इकट्ठा करने की कोशिश की। पहले सूचना इकट्ठी करते थे कि कितना उत्पादन होता है, यहाँ से जमीन पर कैसे उत्पादन होता है, कौन कौन सी किस्म की फसलें होती हैं, नकदी होती हैं या रोज़मर्रा की दैनिक उपयोग की फसलें होती, सारी जातियों के बातों की इन्होंने सूचना इकट्ठी की। भू राजस्व के इंतजाम में 2 चरण थे, पहला कर निर्धारण और दूसरा वास्तविक वसूली। लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास किस्म की सूचना इकट्ठा करने की कोशिश की थी। मतलब जब भी मुगल राज कहीं कर लगाता था, भूमि पर कर लगाता था, तो सबसे पहले ज़मीन के बारे में कितना उत्पादन होता है, यहाँ कितने पर नहीं होता है, उसके बारे में उसने सूचना इकट्ठी की। भू राजस्व के इंतजाम में 2 चरण थे। भू राजस्व का इंतजाम जब किया जाता था इसके 2 चरण थे। सबसे पहला जो चरण था वो था कर का निर्धारण कि टैक्स कितना लेना है, और दूसरा चरण था वास्तविक वसूली। पहले टैक्स का निर्धारण और दूसरा वास्तविक वसूली। हमने टैक्स निश्चित कर दिया, इतना होना है, इतना कर लेना है, फिर हम क्या इसकी वसूली कर पाएंगे। दोनों चीज़ें होती, कर निर्धारण और वास्तविक वसूली। ये भू राजस्व के 2 चरण थे। जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूली की गई रकम थी। 2 प्रकार से होता था, एक तो रकम होती थी जमा और दूसरी थी हासिल की जाना, वसूली। जे हासिल जमा वो थी जो कर निर्धारित की राशि थी, निर्धारित राशि ये थी जमा। मान लेते हैं कि मुगलों के साम्राज्य में 1 वर्ष का उन्होंने कर निर्धारित कर दिया 5 करोड़, तो ये हो गई कौन सी, जमा। और 5 करोड़ में से 4 करोड़ अगर उन्होंने प्राप्त कर लिया तो ये क्या हो गया, हासिल। जमा थी 5 करोड़ और हासिल है 4 करोड़। इस प्रकार से उनके लेखा जो दस्तावेज मिले हैं उनमें ऐसा अंकित है। हासिल का मतलब जो वसूली कर ली गई है और जमा का मतलब जो राशि निर्धारित की गई थी। अमील गुजार या राजस्व वसूली करने वाले के कामों की सूची में अकबर ने यह हुक्म दिया कि जहां उसे यानी अमील गुजार को कोशिश करनी चाहिए कि खेती या नकद भुगतान करें, वहीं फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रखें। यानी अकबर ने ऐसा किया था। उस समय मुगल साम्राज्य में ऐसा हुआ था कि जब एक अधिकारी होता था जिसका नाम था अमील गुजार। अमील गुजार ये जो अधिकारी होता था इसका काम क्या था, अमील गुजार का राजस्व वसूली करना, लगान वसूली करना। तो अकबर ने इसको आदेश दिया था कि जहां से आपको नकद भुगतान हो जाए, जो खेतीहर किसान जो हैं वो नकद भुगतान कर दें, वहाँ से नकद ले लो, लेकिन इसके साथ साथ फसलों के रूप में भुगतान का भी विकल्प खुला रखो। यदि किसी के पास नकद नहीं है तो उससे आप फसल की भी ले सकते हो। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करता था। जब भी राजस्व निर्धारित होता था तो राज्य की एक सोच होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास राजस्व प्राप्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगान प्राप्त हो, तो वो एक बड़ा हिस्सा रखने का प्रयास करता था।
मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता था। लेकिन स्थानीय हालात की वजह से, जब स्थानीय हालात देखे गए तो स्थानीय हालात कैसे थे, जहाँ के लोग थे वहाँ के हालात क्या थे, कि वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता था। मतलब मुग़ल साम्राज्य तो अपने लिए कर तो ज़्यादा निर्धारित करता था, यानी जमा तो बहुत ज़्यादा हो जाता था, लेकिन इतनी राशि वसूल कर पाना असंभव था। जितना उसने जमा किया यानी कि कर निर्धारित किया, उतनी राशि वो वसूल नहीं कर पाता था, ये असंभव था। हर प्रांत में जुती हुई ज़मीन और जोतने लायक ज़मीन दोनों की नपाई की गई। ज़मीनों की नपाई की गई, जुती हुई और जोतने लायक। जुती हुई ज़मीन का मतलब ये था कि जो ज़मीन पर खेती वर्तमान में हो रही है वो जुती हुई ज़मीन कहलाएगी, और जोतने लायक मतलब जिसको जोता जाए वो जोतने लायक ज़मीन कहलाएगी। यानी कि जुती हुई ज़मीन ये वो ज़मीन थी जिसमें वर्तमान में खेती हो रही थी, और एक जोतने लायक एक थी जोतने लायक, एक जुती हुई ज़मीन, दूसरी थी जोतने लायक। तो जुती हुई ज़मीन वो होती थी जिस पर खेती हो रही है, जोतने लायक जिस पर संभावनाएं व्यक्त की जा सकती थी कि इस पर हम खेती और कर सकते हैं। तो इन दोनों ज़मीनों की नपाई करवाई गई थी मुग़ल साम्राज्य में। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आइन में ऐसी ज़मीनों के सभी आंकड़ों को संकलित किया है। यानी अकबर के शासनकाल का जो उनका दरबारी लेखक था अबुल फजल, जिसने आइन अकबरी की रचना की है, तो उसने आइन में इन सब आंकड़ों को संकलित किया है। उसके बाद के बादशाहों के शासनकाल में भी ज़मीन की नपाई के प्रयास जारी रहे। यानी अकबर के बाद जो भी मुग़ल बादशाह आए उनने भी ज़मीन की नपाई के कार्यों को जारी रखा। चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं, भू राजस्व ही अकबर की जो आमदनी का यानी आर्थिक मजबूती की बुनियाद थी। मसलन 1965 में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हर गांव में खेतिहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। उसने 1665 में जब मुग़ल सम्राट औरंगजेब बना, या औरंगजेब था 1665 में, तो उसने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे। जो भी लगान वसूल करने वाले कर्मचारी थे उनको स्पष्ट निर्देश दिए थे कि हर गांव में खेतिहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई। जैसा कि हमने देखा है, उपमहाद्वीप के कई बड़े हिस्से जंगलों से घिरे हुए थे और इनकी नपाई नहीं हो पाई। अब सरकारी नौकर, इसका काम क्या होता था, इसको चालू कर नहीं करो, इसका काम क्या होता था? अमीन ए मुलाजिम का जो काम था वो ये होता था, ये इसका यानी ये जिम्मेवारी उसकी थी कि वो ये देखता है कि राज्य में जो भी काम हो रहा है वो राज्य के नियमों और कानूनों के अनुसार हो रहा है, राज्य के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इससे पहले एक स्रोत आएगा, स्रोत नंबर 5, अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण। चूंकि अकबर ने आइन में लिखा है, अबुल फजल ने, अकबर ने भूमि की नाप करवाई थी, एक तो जुती हुई भूमि और एक जोतने लायक भूमि, इन दोनों की नाप करवाई थी और इसके आधार पर उसने भूमि का वर्गीकरण कर दिया था। अकबर बादशाह ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ जमीनों का वर्गीकरण किया और हर एक वर्ग के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित किया। यानी भूमि को वर्गीकरण किया, अधिक उपजाऊ भूमि, कम उपजाऊ भूमि और कम उपजाऊ भूमि, मध्यम उपजाऊ भूमि, इस प्रकार से उसने भूमि का वर्गीकरण किया। अकबर बादशाह ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ जमीनों का वर्गीकरण किया और हर एक के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित किया। पोलज वह जमीन है, इसमें एक पोलज आती है, पोलज वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है। एक तो जमीन होती है पोलज। पोलज जमीन में क्या होता है, एक के बाद एक फसल होती है, पूरे वर्ष फसल होती है, इसमें वर्ष भर फसलें देती है, वर्ष भर
फसल देती है। इस जमीन को कभी खाली भी नहीं छोड़ा जाता है, ये भी सत्य है। तो ये पोलज जमीन थी। इसके बाद आती है परौती, वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है। इसके बाद आती है पोलज, के बाद आती है परौती। परौती वह जमीन है जिस पर खेती कुछ समय के लिए रोक दी जाती थी। मतलब वो जमीन पर खेती नहीं करते थे जब तक जमीन का पोषण हो जाता था, उसकी उर्वरा शक्ति फिर से प्राप्त हो जाती थी। चचर वह जमीन है, तीसरी आती है चचर। परौती का मतलब है कुछ समय के लिए खेती रोक दी जाती थी, लिए खेती रोक दी जाती थी। इसके बाद आती है परौती, नहीं चचर भूमि आती है। और चचर का काम क्या था? वह जमीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है। 3 या 4 वर्ष तक इस पर खेती नहीं होती थी। 3 या 4 वर्ष तक खेती नहीं होती थी। नहीं होती थी। बंजर आती है। बंजर वह जमीन है, बंजर अब बंजर की बात करते हैं। बंजर वह जमीन है जिस पर 5 या उससे ज्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई हो, यानी 5 वर्ष या उससे ज्यादा वर्षों तक, 5 या उससे ज्यादा वर्षों तक खेती ना की गई हो। पहले 2 प्रकार की जमीनों की 3 किस्में हैं। ये पहले जो 2 प्रकार की जमीनें हैं इनकी 3 किस्में हैं, पोलज और परौती। अच्छी किस्म, मध्यम और खराब, ये हर किस्म की जमीन के उत्पादन को जोड़ते थे। और इसका तीसरा हिस्सा मध्यम उत्पाद माना जाता है, जिसका 1/3 हिस्सा शाही शुल्क माना जाता है। मतलब ये 2 प्रकार की जमीनें, पोलज और परौती, इनमें भी 3 प्रकार की किस्में रखी गई थी, अच्छी, मध्यम और खराब। हम कह सकते थे अच्छी पोलज, मध्यम पोलज और खराब पोलज। इसी प्रकार अच्छी परौती, मध्यम परौती और खराब परौती, 3 प्रकार की किस्में हुआ करती थी इनमें। वे हर किस्म की जमीन के उत्पादन को जोड़ देती थी। और इसका तीसरा हिस्सा मध्यम उत्पाद माना जाता था। जो तीसरा हिस्सा होता था, यानी कि इनका जो उत्पादन का तीसरा हिस्सा जो होता था, उसको शाही शुल्क माना जाता था। शाही शुल्क, शाही शुल्क का मतलब वो राजस्व के रूप में चला जाता था। यहाँ हम कुछ देखेंगे, एक नक्शा दिया हुआ है। बाबर का शासन 1530, अकबर का शासन 1605, औरंगजेब का शासन 1707। यहाँ कुछ नक्शे में, जैसा कि मानचित्र में दिया जाता है, कुछ संकेतों के माध्यम से दिखाया है। तो पहला चेक जो बाबर का है, ये कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है? ये काबुल, कंधार, काबुल, लाहौर, पानीपत, दिल्ली और आगरा, यहाँ तक बाबर का शासन दिखाई दे रहा है। इसके बाद अकबर का शासन प्रारंभ होता है और अकबर ने इस शासन को और बढ़ा लिया, विस्तार कर लिया। इन्होंने आम्बेर, अजमेर यानी राजस्थान की तरफ इनका शासन बढ़ जाता है, पटना, बिहार की तरफ इनका शासन बढ़ा और जा कर के इतने क्षेत्र में इनका अकबर का शासन बढ़ गया था। इसके बाद आता है औरंगजेब का शासन। तो औरंगजेब का शासन इसके अतिरिक्त और बढ़ जाता है, यानी दक्कन की तरफ,
दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में भी इनका शासन बढ़ जाता है। तो ये इसमें मानचित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ एक प्रश्न आता है हमारा, एक जानकारी हमको दी जा रही, मनसबदारी व्यवस्था। ये मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल की थी मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र, यानी अकबर की जो व्यवस्था थी प्रशासनिक व्यवस्था, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके टॉप पर जो सैनिक व्यवस्था थी या सैनिक नौकरशाह हुआ करते थे, सैनिक अधिकारी होते थे, इसी तंत्र को मनसबदारी व्यवस्था के नाम से जाना गया, जिस पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। यानी मनसबदार जो अधिकारी होते थे, इन पर राज्य के सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। कुछ मनसबदारों को नकदी भुगतान किया जाता था, जबकि उनमें से ज़्यादातर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। समय समय पर उनका तबादला किया जाता था। ये हम अध्याय 9 में और देखेंगे, पहले हम इसको विस्तार से समझा दें। जैसे कि मनसबदार, अकबर की सेना में कुछ ओहदे दिए गए थे, कुछ पद दे दिए गए थे, और इन पदों के अनुसार सेना में अधिकारी बनाए गए थे। 5 घोड़ों का या 5 सैनिकों का मनसबदार, 100 घोड़ों या 100 सैनिकों का मनसबदार, 1000 घोड़ों या 1000 सैनिकों का मनसबदार। यानी एक प्रकार से पद सोपान थे। जो जितने ज़्यादा सैनिकों और घोड़ों या अश्वों का मनसबदार होता था, उतना ही बड़ा अधिकारी होता था, उसके अधीन उतने ही लोग आते थे। तो इससे क्या होता था, अकबर ने ये व्यवस्था तो दे दी, इस व्यवस्था में जो मनसबदार होते थे, मान लेते हैं 1000 घोड़ों का कोई मनसबदार बना दिया, तो सेना में वो एक पद हो गया कर्नल की तरह, उसके अधीन 1000 सैनिक और घोड़े रहेंगे। अब वो उनका खर्च कैसे चलाए, क्या करना है उसको अकबर या तो नकद वेतन देते थे, और अगर नकद वेतन नहीं देते थे तब क्या होता था, उसको जमीन दे दी जाती थी। कुछ गांव दे दिए जाते थे, जहां से वो उन गांव से भू राजस्व प्राप्त करके अपनी सेना का या अपना खुद का खर्च चलाता था। 2 प्रकार से इनका भुगतान होता था, या तो वो नकद भुगतान कर दिया जाता था, और नकद नहीं हो पाता था तो साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। यानी उनको जमीन या गांव दे दिए जाते, 20 गांव 25 गांव यहाँ के आप मनसबदार हैं, तो वहाँ से जो भी राजस्व आता था वो अधिकारियों के पास आ जाता था। यानी राजस्व अधिकारी वो मनसबदार अधिकारी हुआ करते थे। और मनसब अधिकारी वो होते हैं जो सेना में शीर्ष पर अधिकारी होते थे, प्रशासन सैनिक प्रशासन में शीर्ष के अधिकारी होते थे। उन्हें मनसब का मतलब होता है पद या ओहदा। मनसब का मतलब क्या होता है, पद या ओहदा। अर्थात सेना में इनको जिन अधिकारियों को पद या ओहदे दिए जाते थे उनको मनसबदार कहते थे, और मनसबदारों की गिनती या मनसबदारों के ओहदे का अनुमान उनकी सैनिक संख्या से लगाया जाता था। कितने सैनिकों के वो मनसबदार है, इस प्रकार से होता था। और इस प्रकार अगर या तो उनके नकद भुगतान दिया जाता था, अगर नकद नहीं दे पाते थे तो भू राजस्व आवंटित कर दिया जाता था, उनको बांट दिया जाता था कि इतने गांव की आपको मनसबदारी दी जाती है, यहाँ से आप अपना राजस्व वसूल करके अपना जो वेतन हमको नकद देनी थी वो वहाँ से आप ले सकते हो। एक छठा स्रोत है नकद या जींस। आइन के से एक यह एक और अनुच्छेद है। आइन से यह एक और अनुच्छेद है, यानी अबुल फजल का आइन अकबरी से और अनुच्छेद है। अमील गुजार सिर्फ नकद लेने की आदत ना डाले बल्कि फसल भी लेने के लिए तैयार रहे, ऐसा अकबर ने आदेश दिया था। अमील गुजार का मतलब होता था जो राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी ये केवल नकद ही ना ले, इसकी नकद की ही आदत ना पड़ जाए, इसको फसल से भी राजस्व लेने के लिए कहा था।
यह बाद वाला तरीका कई तरह से काम में लाया जा सकता था। यानी बाद वाला तरीका था फसल के रूप में लगान प्राप्त करना। पहला था कण कुतः। हिंदी जुबान में कण का मतलब है अनाज और कुत का मतलब है अंदाजा। अगर कोई शक हो तो फसल को 3 अलग अलग पुलिंदों में काटना चाहिए, इसको कण कुतः कहा जाता था। यानी कण का मतलब अनाज और कुतः का मतलब एक अंदाज लगा करके दे देना। तो फसल को 3 अलग अलग पुलिंदों में काटना चाहिए, अच्छा, मध्यम और बदतर, और इस तरह शक दूर करना चाहिए। अक्सर अंदाज में से किया गया जमीन का आकलन ही भी पर्याप्त रूप से सही नतीजा देता है। दूसरा बटाई, जिसे भावोली भी कहते हैं। फसल काटकर जमा कर लेते हैं, फिर सभी पक्षों की मौजूदगी में वह रजामंदी में बंटवारा करते हैं। रजामंदी मतलब सबकी सहमति में बंटवारा करते हैं, लेकिन इसमें कई समझदार निरीक्षकों की जरूरत पड़ती है, वरना दुष्ट बुद्धि और मक्कार धोखेबाजी की नीयत रखते हैं। तीसरे, खेत बटाई, जब वे बीज बोने के बाद खेत बांट लेते हैं। चौथे, लौंग बटाई, फसल काटने के बाद वे उसका ढेर बना लेते हैं और फिर उसे अपने में बांट लेते हैं, और हर एक पक्ष अपना हिस्सा घर ले जाता है, इससे मुनाफा कमाता है। एक और यहाँ स्रोत है 7 जमा। 1665 ईस्वी में अपने राजस्व अधिकारियों को औरंगजेब के द्वारा दिए गए हुक्म का एक अंश वे परगनाओं के अमीनों को निर्देश देते हैं कि वे हर गांव, हर किसान के बाबत खेती के मौजूदा हालात पता करें और बारीकी से उनकी जांच करने के बाद सरकार के वित्तीय हितों व किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जमा निर्धारित करें। जमा का मतलब होता था लगान निर्धारित करना, राजस्व निर्धारित करना, और हासिल मतलब होता था उस जमा यानी कि निर्धारित लगान में से कितना उन्होंने प्राप्त कर लिया। बस आज के लिए इतना ही।